तो हम नीति निदेशक तत्व जो है, निदेशक तत्वों की विशेषताएं पढ़ रहे थे। चौथी विशेषता क्या है? चौथी विशेषता है ये गैर न्यायोचित है। मतलब अगर इसका पालन नहीं कर रहा है राज्य तो कोर्ट नहीं जा सकते हैं, यानी कि इनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवा सकते, रिट जारी नहीं, तो इनके हनन पर न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा सकते। जैसे कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता था तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट उन्हें लागू करवाने के लिए रिट जारी करती थी। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है ऐसा, ये न्यायोचित नहीं है, गैर न्यायोचित है, मतलब न्याय इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, अतः सरकार केंद्र या स्थानीय इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। ये लोग बाध्य नहीं है लागू करने के लिए, इनकी विवेक मर्जी के ऊपर है। संविधान अनुच्छेद 37 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि नीति निर्देश, ये सब चीजें कही गई हैं। नीति निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। कर्तव्य है ये सिर्फ, ठीक है, ये सिर्फ कर्तव्य है। अब हम थोड़ा सा, ठीक है, तो यह है संविधान में नीति निदेशक तत्व किस तरह से लिखे गए हैं। भाग 4, राज्य के नीति के निदेशक तत्व, मतलब राज्य को जो भी नीति बनाएगा उसके लिए निदेशक यानी गाइड कैसे करेगा, गाइडेंस हो गया एक तरह से, ठीक है। प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव, डायरेक्शन दे, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्टिव बोलते हैं। निदेशक माने डायरेक्टिव, ठीक है। तो इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है, सॉरी 36 में क्या दिया गया, अनुच्छेद 36 में, इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा उपेक्षित न हो, राज्य का अर्थ वही होगा जो भाग 3 में था, ठीक है। 37 में क्या दिया गया है कि इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। मतलब न्यायालय से लागू नहीं करवा सकते, इसको लिख दिया है इसने। किंतु फिर भी इससे अधिकथित तत्व, इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं, ठीक है, न्यायोचित नहीं है लेकिन देश के शासन में जरूरी है, और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। कर्तव्य है सिर्फ ये, और ये न्यायोचित नहीं है, ठीक है ना। तो राज्य के विवेक के ऊपर है, राज्य की मर्जी के ऊपर हो जाता सारा। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था लक्ष्मीकांत से भी। अब आगे देखते हैं। लक्ष्मीकांत से यही है, कहाँ जा रहा है? पांचवी विशेषता क्या है? यद्यपि इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, तथापि कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय इन्हें देखता है, ठीक है। मान लीजिए न्यायालय कोई केस देख रहा है, तो उस केस को देखते समय वो इन सब गाइडेंस को भी देखेगा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने कई बार व्यवस्था की है कि किसी विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय यदि न्यायालय यह पाए कि प्रश्नगत विधि निदेशक तत्वों को प्रभावी करना चाहती है, तो न्यायालय ऐसी विधि को अनुच्छेद 14 या 19 के संबंधों में तर्क संगत मानते हुए असंवैधानिकता से बचा सकती है। मतलब अगर ये नीति निदेशक तत्व बोला जाए कि सिर्फ राज्य की मर्जी के ऊपर ही है, अगर ऐसा मान लिया जाए तो ये सही नहीं है। अगर बोलिए है कि राज्य की मर्जी के ऊपर है तो इतना इंपॉर्टेंट क्या है, तो राज्य चाहेगा तो करेगा। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट भी है कि अगर उच्चतम न्यायालय ने कई बार ये फैसला दिया है कि अगर कोई निदेशक तत्वों को लागू करते समय राज्य किसी मूल अधिकार का उल्लंघन भी कर दे, जैसे 14 और 19 का, तो चलेगा, ठीक है, वो असंवैधानिक नहीं होगा वो कानून। कोई भी कानून बनाते समय यदि, ध्यान से सुनना, कोई भी कानून बनाते समय यदि राज्य निदेशक तत्वों को ध्यान में रख के वो कानून बना रहा है और इस तरह से अगर वो मान लीजिए कि मूल अधिकारों का उल्लंघन भी कर दे रहा है, जैसे कि आर्टिकल 14 और 19 का अगर उल्लंघन भी कर दे रहा है, तो उच्चतम न्यायालय ने उसको गैर संवैधानिक नहीं माना है, मतलब परमिशन है कि कर सकते हो। मतलब निदेशक तत्व इतने इंपॉर्टेंट है कि वो मूल अधिकारों का उल्लंघन भी करे तो भी चलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट होंगे तभी तो इतना दिया गया ना उस चीज को। अब उसके बाद हम करते हैं नीति निदेशक, जो निदेशक तत्व हैं इनका वर्गीकरण। खैर संविधान में इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है, देखोगे संविधान तो इनका अलग से कोई वर्गीकरण नहीं है, डायरेक्ट एक लिस्ट बना के दे दिया गया 38, 39, 40 इस तरह से। लेकिन इनको अलग अलग तरीके से वर्गीकृत करके हम समझ सकते हैं। ठीक है, हालांकि
संविधान में इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन इनकी दशा और दिशा के आधार पर, मतलब किस दशा में और किस दिशा में बने हैं, इस आधार पर इन्हें 3 व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है। कौन से? समाजवादी सिद्धांत के आधार पर, गांधीवादी सिद्धांत के आधार पे, उदार बुद्धिजीवी सिद्धांत के आधार पे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें समाजवादी सिद्धांत कौन सा है, तो ये सब कौन सा है। ठीक है, अब समाजवादी सिद्धांत के आधार पे कौन कौन से निदेशक तत्व हैं। ये सिद्धांत समाजवाद के आलोक में है। ये लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं। समाजवादी शब्द का अर्थ क्या होता है, पहले तो ये बताइए। नहीं सही आ रहा है नेटवर्क। तो मैं क्या कह रहा था, उत्पादन जो होगा, संसाधन होगा, उसका बंटवारा किस तरह से हो, ये आधार जो होता है ना, ये बताता है कि वो अर्थव्यवस्था समाजवादी है कि पूंजीवादी है। ठीक है, उत्पादन का बंटवारा किस तरह से हो, ये अर्थव्यवस्था ही बताती है कि वो अर्थव्यवस्था समाजवादी है, पूंजीवादी है। अगर वो उत्पादन निजी हाथों में जा रहा है, ठीक है, और वर्कर को सिर्फ जो वर्कर है उसको सिर्फ सैलरी मिल रही है, और जो प्रॉफिट है वो सीधा निजी हाथों में, मतलब किसी कंपनी के पास जा रहा है, तो वो पूंजीवादी व्यवस्था है। ठीक है, और अगर वो उत्पादन बट रहा है सब में बराबर, ठीक है, मजदूरों में, एक सबसे बेसिक सबसे नीचे टर्म से बोला जाए, तो अगर मान लीजिए एक कंपनी में 100 मजदूर काम कर रहे हैं ठीक है, एक कंपनी में 100 मजदूर काम कर रहे हैं, एक कंपनी है, इसका मालिक है एक, इसके 10 लोग, मालिक में 10 लोग हैं, 10 व्यक्ति जो है इसके मालिक में है। ठीक है, और इसमें 100 वर्कर हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ बनाया सामान, कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहा है, बना रहा है, मान लीजिए कि ये क्या बना रहा है, गाड़ी बना रहा है, फिर से एग्जांपल गाड़ी का ही लेते हैं। ठीक है, गाड़ी बना रहा है, तो इस बनाने में जो भी सामान लगेगा वो तो ये मालिक ये लगाएंगे, लगाएगा कौन, ये, और इससे जो प्रॉफिट निकलेगा वो प्रॉफिट भी यहीं जाएगा, तो इनको क्या मिलेगा, इनको सैलरी मिलेगी। ठीक है, ये हो गया पूंजीवाद। ठीक है, समाजवाद में क्या होता है, कंपनी का मालिकाना हक जो होता है वो वर्करों के पास ही रहता है। ठीक है, कंपनी का मालिकाना हक, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, आईओसीएल है, इंडियन ऑयल है, बीसीसीएल हो गया, तो ये किसी एक आदमी की कंपनी नहीं है ना, ये सरकार ने बनाई है ये कंपनी, और इसके मालिकाना हक किसी एक इंसान का नहीं है। ठीक है, समाज को एक तरह से दिया गया है। तो इसमें जो भी, एक तो पहले तो सैलरी मिलेगी, प्लस ये जो प्रॉफिट होगा ये भी वर्करों में ही साथ में बटेगा, मतलब सब कुछ बराबर बटेगा। समाजवाद में क्या होता है, सबका उत्पादन का बंटवारा समाज में हो, मतलब सब में हो, किसी एक जगह पूंजी जाए ना, कोई एक हाथों में पूंजी ना रह जाए। ये सबसे बेसिक मतलब तरीके से समझाना होता है। ठीक है, डेफिनेशन वाइज थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन इस तरह समझोगे थोड़ा सा आसान लगेगा। ठीक है, पूंजीवाद में क्या है कि प्रॉफिट जो हो गया ना वो एक हाथ में चला गया, जो मालिक था, लेकिन समाजवाद में ऐसा नहीं होता। समाजवाद में जो फैसला होता है, मैनेजमेंट जो होगा, मैनेजमेंट सब लोग मिलके करेंगे, मतलब प्रबंधन जो होगा, कंपनी का प्रबंधन होगा, वो पूरे सभी लोग मिलके प्रबंधन करेंगे, और जो प्रॉफिट होगा उसका बंटवारा भी वो भी उसी तरह से बटेगा, जो जितना काम कर रहा है उसके हिसाब से उसको उतना प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया समाजवाद का एग्जाम्पल। तो ऐसी कोई कंपनी है क्या पहले नो, ऐसी जो? कंपनी सारी सरकारी कंपनियां हैं, वो समाजवादी कॉन्सेप्ट पे चलती है ना, उनका कोई मालिक, वो निजी मालिक नहीं है ना उनका। आप जो भी कमाते हो इसमें सैलरी मिलती है, बीसीसीएल में जो लोग काम करते हैं उनको सैलरी मिलती है, लेकिन बीसीसीएल हम्म। का प्रॉफिट होता है वापस भी तो समाज में ही आता है। सरकार को पैसा मिल रहा है, सब आपको बिजली पानी वो सब चीजें भी तो मिलती हैं, और प्रॉफिट जो भी हुआ बीसीसीएल को दोबारा देश में ही लग रहा है ना वो। हम्म। अगर अंबानी की कंपनी, मान लो रिलायंस देख लिया, अगर रिलायंस देखें, रिलायंस अगर कोई रिलायंस कंपनी है, इसमें क्या है, प्रॉफिट किसके पास जा रहा है, एक आदमी के पास चल जा रहा है, अंबानी के पास। लेकिन बीसीसीएल में क्या हो रहा है, प्रॉफिट किसके पास जा रहा है, सरकार के पास जा रहा है, और सरकार वापस उसको देती है, किसको, समाज को वापस देती है। ठीक है ना, उत्पादन जो भी हो रहा है समाज के लोगों में ही वो बट रहा है वो। ठीक है, समझ गए। तो इस समाजवाद और पूंजीवाद में ये डिफरेंस है। तो आपको लगेगा समाजवाद अच्छी चीज है, लग रहा है ना इस तरीके से, समाजवाद तो अच्छा चीज है, यही होना चाहिए। पूंजीवाद क्यों होता है, तो ये बाद में पढ़ना अपने उसमें, क्यों पूंजीवाद है, क्यों। अब ये क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद ठीक है, समाजवाद कौन चलाएगा,
एक होता है पूंजीवादी समाजवाद, एक होता है लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब है कि जो समाजवादी सिद्धांत होगा उसको लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाए। ठीक है, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था हो उसको किस तरह बनाया जाए, लोकतांत्रिक तरीके से बनाया जाए। ठीक है, मान लो कि उत्पादन जो था, उत्पादन का जो बंटवारा हो रहा था, इसमें क्या है कि एक किसी कंपनी में कोई निजी कंपनी थी। ठीक है, ध्यान से सुनना, निजी कंपनी है कोई, इसने क्या किया, इसने अब समाजवादी कॉन्सेप्ट को अपना लिया मान लो, और जो भी बन रहा है उत्पादन उसको सही से तरीके से बांट रहा है, मतलब प्रॉफिट भी बांट रहा है, उत्पादन प्लस प्रॉफिट ये बांट रहा है, सब में बंटवारा समान ढंग से कर रहा है, मतलब अपने पास अर्जित करके रख नहीं रहा सारा। तो ये हो गया ये कैसे ये हो गया, ये पूंजीवाद समाजवादी हो गया। ठीक है, एक तरह से पूंजीवादी लोग समाजवाद बना रहे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि जो हमने सरकार बनाई थी, जिन्हों हम जो लोकतंत्र जो बनाया है, वो लोकतंत्र समाजवादी अर्थव्यवस्था बनाए। मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था बना कौन रहा है वो डिपेंड करता है, उससे पता लगता है कि पूंजीवादी समाजवाद है कि लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, वो समाजवादी व्यवस्था है, समाजवादी व्यवस्था आप समझ गए ना, समाजवादी व्यवस्था क्या होती है। लेकिन इस व्यवस्था को कायम कौन कर रहा है, वो पूंजीवाद कर रहा है कि लोकतंत्र कर रहा है। अगर लोकतंत्र के थ्रू आ रहा है, सरकार और लोगों के थ्रू आ रहा है वो समाजवाद, तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद हो गया। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं जगह पे ना पूंजीवादी समाजवाद है। ठीक है, वो वहां पे क्या है, पूंजीवादी समाजवाद भी कई जगह पे। उसमें क्या होता है, जो पूंजीवाद लोग जो है, पूंजीवाद जो है वही समाजवादी अर्थव्यवस्था को स्थापित कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आया तो एक बार और दो बार इधर उधर वीडियो देख लेना, बहुत सारी जगह वीडियो मिल जाएगा। तो ये जो समाजवादी सिद्धांत जो है डीपीएसपी के, ये एक तरह से लोकतांत्रिक समाजवाद का खाका खींचते हैं। मतलब समाजवाद तो होगा ही होगा, और करेगा कौन, लोकतांत्रिक व्यवस्था इस समाजवाद को स्थापित करेगी। मतलब लोग इस समाजवाद को बनाएंगे, यानी राज्य इस समाजवाद को बनाएगी। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या होगा, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना। ठीक है, राजनीतिक न्याय कौन देता है, यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं ना, राजनीतिक मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय देंगे, और सामाजिक और आर्थिक न्याय कौन देगा, डीपीएसपी देगा। ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, समाजवादी सिद्धांत लोक कल्याणकारी राज्य है, एक तरह से बोला जाएगा तो, और बेसिक बोले तो राम राज्य की स्थापना की के लिए आगे बढ़ाते हैं। कैसे, ये राज्यों को निर्देश देते हैं, क्या किस तरह से निर्देश देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है ना, अनुच्छेद अलग अलग पढ़ेंगे क्या आएगा। पहला क्या है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, और आय प्रतिष्ठा सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना। ठीक है, ये केस में आता है आर्टिकल 38 में आता है, संविधान से एक बार पढ़ लो इसको। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करता है, मतलब राज्य स्थापना कर रहा है यानी लोकतांत्रिक, ये व्यवस्था कौन सी हो गई, लोकतांत्रिक हो गई। और कैसी समाज की, समाजवादी समाज की स्थापना कर रहा है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद की बात कर रहे हैं। तो राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रेरित प्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। ठीक है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, समझ गए। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें कि ये सब चीजें, ये सारे न्याय दिए जाएं, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप से में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण करना है। ठीक है,
ये सब काम करके उसको लोक कल्याण करना है। दूसरा क्या था पॉइंट, राज्य विशिष्टता आय की समानता को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। तो जहां भी देखोगे लिखा है प्रयास करेगा, प्रयास करेगा, मतलब उसके राज्य के ऊपर है कि वो सब काम करते रहे, प्रयास करते रहे। ठीक है, करना पड़ेगा नहीं, करेगा, मतलब प्रयास करेगा, करना जरूरी नहीं है, मतलब कि एक तरह से बोला जाए तो। ठीक है, तो राज्य क्या करेगा, कोई विशिष्टता नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी किसी को विशिष्ट ना बनाए। आय की असमानता को कम करना है, मतलब सैलरी किसी को कम किसी को ज्यादा ना मिले। न केवल विशिष्ट व्यक्तियों के बीच बल्कि विशिष्ट क्षेत्रों में रहने वाले, सिर्फ विशिष्ट व्यक्ति नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो हैं उनके बीच भी प्रतिष्ठा यानी इज्जत, सुविधा और अवसर की समान असमानता, ये सब खत्म करनी चाहिए, खत्म करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ क्या लक्ष्मीकांत में क्या लिखा गया है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा, तो यह तीनों न्याय की बात कर दी गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, मैंने वहां पे गलत बोल दिया है, इसको करेक्ट कर लो। राजनीतिक न्याय के लिए भी यही है, क्या बोलते हैं आपका, डीपीएसपी भी है। ठीक है, क्योंकि इसमें संविधान में यहाँ लिख दिया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, सामाजिक लोकतंत्र और राजनीति, आर्थिक लोकतंत्र के लिए डीपीएसपी है, राजनीतिक लोकतंत्र के लिए फिर वो था, क्या बोलते हैं उसको, मौलिक अधिकार। न्याय की जब बात हो रही है तो दोनों तीनों के लिए यही है, डीपीएसपी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये तो 38वां हो गया। 38वें में देखो 4 लिखा गया है यहाँ पे, और अगर संविधान में पढ़ोगे तो यहाँ क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है। इस वाले 2 का मतलब क्या है, नीचे 2 का मतलब दिया गया होगा, ये देखो। ये दूसरा पॉइंट था, ये बाद में ऐड हुआ है, कब हुआ है, 44वां संशोधन यानी 44th अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें ऐड किया गया था, 1967 की धारा 9 के से अंत स्थापित। ठीक है, 44वां संशोधन 1968-78 में हुआ था, उसी के थ्रू ये आया था दूसरा पॉइंट, पहले नहीं था दूसरा पॉइंट। मतलब ये जो आय की समानता जो है लिखे हुए ना, पहले जब संविधान बना तो सिर्फ ये था लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा। आय की समानता की बात उन 44वें संशोधन में हुई थी। ठीक है, आय की समानता वाली बात, आय की समानता, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता खत्म करने वाली बात। ठीक है, ये कब हुई थी, 1944वां संशोधन में हुई थी, सॉरी 44वां संशोधन, 1944 में नहीं, 44वां संशोधन में हुआ था। उसके बाद दूसरा पॉइंट, दूसरा डीपीएसपी क्या है, दूसरा नीति, सुरक्षित करना है। क्या चीज सुरक्षित करना है, सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, जीविका मतलब जीने के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का सम वितरण। अब देखो मैंने जो बताया, भौतिक संसाधनों का समान रूप से वितरण हो, ताकि सामूहिक सबका हित हो, सबके सभी के हितों के लिए समुदाय का जो भौतिक संसाधन है उसका बराबर वितरण किया जाए। ठीक है, तो क्या सुरक्षित करना है, जीविका सुरक्षित करनी है। ठीक है, भौतिक संसाधनों के वितरण को सुरक्षित करना है, और धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, मतलब धन और उत्पादन के साधन जो है किसी एक के पास केंद्रित, एक ही जगह पे केंद्रित ना होते चले जाएं। ठीक है, सब में बंटवारा सही से हो। और चौथा क्या है, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, जो अगर दो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, अगर काम बराबर है तो वेतन बराबर मिलना चाहिए। तो ये भी करने के लिए सरकार राज्य कोशिश करेगा, प्रयास करेगा। और क्या प्रयास करेगा राज्य, एक मिनट, कर्मकारों के जो कामगार होते हैं, जो काम करते हैं, उनके स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण देना, उसके लिए प्रयास करना। स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण देना, बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर प्रदान करना। ये सब किसमें था, आर्टिकल 39 में है। ये समाजवादी सिद्धांत पे सारे। ठीक है, क्योंकि इसमें बंटवारे की बात की जा रही है, भौतिक संसाधनों का बंटवारा ना हो,
समान रूप से हो, कहीं पे धन संकेंद्रित न हो, समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, स्वास्थ्य और शक्ति का ध्यान रखा जाए, बालकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। तो ये समाजवादी कॉन्सेप्ट है सारा, समाजवादी सिद्धांतों के ऊपर। ये किसमें है? आर्टिकल 39 में। तो आर्टिकल 39 ये रहा, ठीक है। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। राज्य इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित करे, राज्य सुनिश्चित करे, क्या सुनिश्चित करे? कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त पर्याप्त साधन का अधिकार हो, ठीक है। भौतिक संसाधनों का बंटवारा समान रूप से हो, कहीं पे धन एकत्रित एकत्रित ना हो, संघ केंद्रित ना हो, समान कार्य के लिए दोनों को समान वेतन मिले, पुरुष और स्त्री कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, ठीक है। बालकों की सुकुमार अवस्था का मतलब कंपनी में छोटे बच्चों को ना लगाया जाए, और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिक ऐसे रोजगार में ना जाए जहां उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल ना हो। मतलब वो मजबूरी में कुछ ऐसा काम ना करे जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल ना हो, ठीक है। फिर एक और ऐड है, 6 पॉइंट ऐड है। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में विकास, स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए, ठीक है। बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। मतलब वो गलत काम, मतलब वो अपनी उम्र के हिसाब से सही ढंग से उनका विकास हो, ठीक है ना। स्वास्थ्य वास्ते का। तो ये जो चौथा पॉइंट, ये जो च वाला पॉइंट है, ये देखो, ये 3 लिखा हुआ है इसमें। 3 पे जाके देखो क्या लिखा हुआ है। ये कब ऐड हुआ था? ये 42वें संशोधन में ऐड हुआ था, ठीक है। 1976 में जो 42वां संशोधन आया था उसमें ऐड हुआ था। ये सारे याद करने कौन सा किस अमेंडमेंट में ऐड हुआ था पूछा जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है, सॉरी, उसके बाद कौन सा पॉइंट है, ठीक है। समान, उसके बाद है 39 का, ठीक है। समान न्याय एवं गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। ये 39 का है। ये कब ऐड हुआ था? बाद में। ये देखो यहाँ पे लिखा गया है, राज्य सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे। विधिक तंत्र मतलब कानूनी तंत्र है, यानी न्यायालय, वकील, ये सब मिलके। तंत्र मतलब पूरा तंत्र होता है। तो न्यायालय हो गया, उसमें जजेस हो गए, वकील हो गए, सब मिलके इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, सबको न्याय के लिए समान अवसर मिले। ये नहीं कि किसी को, कोई अगर केस दर्ज करवाना है तो किसी को ज्यादा अहमियत दी जाए, किसी को कम दी जाए, ऐसा नहीं, समान रूप से न्याय दिया जाएगा। और वह विशिष्टता यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य नियोग्यता के कारण, मतलब कोई ऐसी कमी के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, या तो गरीबी के कारण या किसी नियोग्यता के कारण वंचित न रह जाए। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा, किसी भी, कोई भी विधान या स्कीम बना के, उपयुक्त मतलब ऐसा कोई अच्छा स्कीम बना के किसी अन्य रीति से या किसी अन्य रीति द्वारा निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था। निशुल्क विधिक सहायता मतलब कानूनी सहायता फ्री में, ऐसी व्यवस्था सरकार करे, राज्य करे, राज्य करे। यहाँ पे राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि जो कमजोर लोग हैं उनको भी निशुल्क विधिक सहायता मिले, कानूनी सहायता मिले निशुल्क, ठीक है। इसके लिए कई कई चीज, कई काम किए भी गए हैं, तो ये हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्या क्या काम किए गए हैं। उसके बाद क्या है, चौथा क्या है, एक, अब देखो 39 का के बाद 40वां नहीं है, 41वां आ गया, क्योंकि 40वां समाजवादी कॉन्सेप्ट में नहीं आता, ठीक है। हम अभी समाजवादी सिद्धांत पे जो जो डीपीएसपी वो पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या है, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापे, बीमारी और निशक्तता के दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करना। मतलब काम लेने, काम मिलने के लिए, इस सब चीजों के लिए क्या राज्य सहायता करे, ठीक है ना। इन सब चीज के लिए राज्य सहायता करे। तो 41वां देखो क्या है, तो 40वां में तो ग्राम पंचायत आ गया, ठीक है। ये तो आपका अलग हो गया, समाजवादी कॉन्सेप्ट से अलग हो गया। तो समाजवादी में 39 का था, फिर 41 है। 41 का में क्या लिखा है, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, मतलब जो भी उसकी सीमाएं हैं उसके भीतर ऐसा काम करे कि काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, जैसे बेकारी हो गया, बुढ़ापा हो गया, बीमारी हो गया, निशक्तता हो गया, और कोई अभाव है, उनकी दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने के प्रभावी उपबंध करेगा। मतलब राज्य ऐसे ऐसे काम करेगा जिससे कि लोगों को काम मिले, शिक्षा मिले, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी सबसे लड़ने
ये सबसे लड़ पाए, ये सब काम करेगा। ठीक है, तो ये समाजवादी कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। उसके बाद क्या था, ये 41वां अनुच्छेद हो गया, याद कर लेना। फिर 42वां अनुच्छेद है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध कराना। प्रसूति सहायता तो समझते हो, प्रसूति क्या होता है, डिलीवरी, जो प्रेगनेंसी डिलीवरी सब होता है उसके लिए। ठीक है, तो 42 में क्या लिखा गया है, राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करेगा। मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं तो ऐसी ऐसी उसमें काम करें, ऐसे वातावरण में काम करें कि वो वातावरण न्याय संगत हो और मानवोचित हो, मतलब इंसान के लिए वो दशाएं सही हो। मतलब ऐसी कंपनी नहीं कि 24 में से 18 घंटे काम कर रहे हैं, 18 घंटे एक ही आदमी काम कर रहा है, तो वो उसकी क्या होगा, एक तरह से उसके लिए खराब है ना वो चीज। तो मानवोचित दशा नहीं है, इंसान के लिए वो दशा ठीक नहीं है। ठीक है, तो वो सुनिश्चित करने के लिए राज्य काम करेगा, उपबंध करेगा। प्लस और प्रसूति सहायता के लिए भी राज्य उपबंध करेगा। ठीक है, प्रसूति सहायता के लिए भी राज्य उपबंध करेगा। ठीक है, एक मिनट। मेटर्निटी रिलीफ, मेटर्निटी रिलीफ मतलब प्रसूति सहायता के लिए भी राज्य काम करेगा। ये डीपीएसपी में है। ठीक है ना, और इसी के अंदर वो कानून बना है कि जो लेडीज काम करती हैं, काम पे जाती हैं, वो प्रेगनेंसी के दौरान उनको कितनी छुट्टियां मिले। ठीक है, उसके बाद छठा क्या है, सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर मिले। ये आर्टिकल 43 में है। सभी मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर मिले। ये आर्टिकल 43 के अंदर है। काम इसमें क्या है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, ये सब दिया गया है। तो राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा कोई ऐसा विधान बना के या आर्थिक संगठन बना के या कोई और रीति से क्या करे, कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाले काम की दशाएं। मतलब वो काम ऐसे करे कि जिनको ज्यादा भार ना पड़े, उनको छुट्टियां भी मिले, अवकाश मिले। ठीक है, वो सब चीजें मिले, उस तरह की दशाएं बनाए। सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर दिया जाए। ठीक है, कर्मकारों के लिए, जो लोग मजदूरी करते हैं उनके लिए, काम जो करते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर दिया जाए, इसके लिए प्रयास करेगा। ठीक है ना, और ग्रामों में कुटीर उद्योग को व्यक्तिगत अर्थ या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। ठीक है, व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। ठीक है ना, तो ये चारों आपके ये सब चीजें हो गई। इसके बाद क्या था, उद्योगों के प्रबंध में, उद्योगों के प्रबंधन है, प्रबंध नहीं है, प्रबंधन है। मतलब उद्योग जो होते हैं, इंडस्ट्री होता है, उनको मैनेज कौन करता है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना। मतलब जो लोग काम कर रहे हैं वो भी कंपनी के मैनेजमेंट में भाग लें, ऐसे कदम उठाना। तो ये क्या होता है, समाजवादी कॉन्सेप्ट है। तो ये आर्टिकल 43 क के तहत है। तो 43 क जो देखोगे, अभी तक हमने 43 पढ़ा, 43 क कहाँ है, 43 का में क्या है, देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ है ना, तो देखेंगे क्या लिखा था। राज्य किसी उद्योग में लगे उपक्रमों, संस्थापनों और अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान या रीति बनाएगा। मतलब लोग भी, जो मजदूर काम, जो लोग काम कर रहे हैं उस कंपनी में, वो भी उस कंपनी में भाग, कंपनी के मैनेजमेंट में हिस्सा ले। तो क्या आया था इस संविधान में, 42वें संशोधन में आया था, 1976 में 42वां संशोधन आया था, उसी में आया था। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है चीज को। ठीक है, उसके बाद क्या है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करना, ये भी आर्टिकल 47 के तहत समाजवादी डीपीएसपी में आता है। पोषाहार मतलब खाने पीने का स्तर, जो पोषण होता है उसका स्तर, और जीवन स्तर को ऊंचा करना, मतलब अच्छा जीवन जिए, और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये सब क्या है, आर्टिकल 47 के अंदर है। ये समाजवादी कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, यहीं तक हम करते हैं, बाकी